दोस्तों आपका एक बार प्रैक्टिस से चैनल में फिर से स्वागत है। देखिए, इरिगेशन वाटर इज इम्पोर्टेंट इन प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा, पानी जो है, पानी सिंचाई के लिए इम्पोर्टेंट है क्या? पानी जो है सिंचाई के लिए इम्पोर्टेंट है, इरिगेशन के लिए क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, पानी जो है, ध्यान रखिए, पानी जो है पेड़ पौधों के लिए इम्पोर्टेंट है, इंसान के लिए भी, जानवर के लिए भी। वाटर इज अब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट। पानी किसको करता है ऑब्जॉर्ब? प्लांट। और जो प्लांट है वो पानी को पहले ऑब्जॉर्ब करता है। अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल एंड फर्टिलाइजर आर ऑल्सो ऑब्जॉर्ब। प्लांट कॉन्टेन नियरली 90% वाटर। बाप रे बाप, प्लांट के भाग कितना परसेंट लेता है पानी? 90%। तो सोच सकते हो, अब तुम देख सकते हो कैक्टस का जो पेड़ है वो रेगिस्तान में होता है, वहाँ तो भाई पानी होता नहीं। तो बताओ, सोच लो, पानी अंदर तक लेता है वो, सोच लो आप। वाटर इज ए essential because germination of seed does not take place under dry condition. Nutrients dissolved in water are transported to each part of the plant. Water also protects the crop from both frost and hot air current to maintain the moisture of the soil for healthy growth. मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि अगर पानी, अगर मानो किसी पौधे का, जैसे मानो पौधे गर्म होती है, जब पानी लेगा तो क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। पानी अगर पेड़ पौधा ले रहा है, अगर मानो कि बहुत सूखा है, अब पानी जैसे तुम डालोगे ना तो तुरंत सूख जाएगा मिनट भर में। क्यों? क्योंकि उसके फील्ड हैव द वाटर रेगुलरली। पानी जो है फील्ड में तो हमेशा रहता है, जैसे नदियों का पानी, कुओं का पानी इरेगुलर रहता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप at regular interval is called irrigation. The time and frequency of irrigation varies from crop to crop. मतलब क्या बोल रहा है? जो फसल है, जो सप्लाई, अगर पानी का सप्लाई नहीं होगा तो फसल भी नहीं हो सकता। क्योंकि आपको पता है धान जो है बिना पानी का नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर में कम से कम 5 पानी चाहिए धान के अंदर में। और नहीं, मक्का में बहुत कम, मक्का में 2 पानी मक्का हो जाता है। खरीफ तो है लेकिन वो दो पानी तक हो जाता है मक्का, लेकिन धान 5। इसीलिए आदमी जो है, और ज़्यादा चावल खाने से शुगर की बीमारी होती है, ज़्यादा शुगर खाने से बीमारी होती है। और शुगर तो जानवर हो गया। द वेरियस टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरियस सोल सीजन टू सीजन। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। वाई इज इट सो? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सोल एंड द लीव। मतलब बोल रहे हैं कि जो ये लीव जो बताया गया, ये जो लीव जो दिया गया, हमें इनके ऊपर हमें जैसे बाष्पीकरण होता है। बाष्पीकरण क्या होता है? जो सूर्य की प्रकाश जब पेड़ों पर पड़ती है तो उसके द्वारा वो इवेपोरेशन होता है। ठीक है, आगे देखिए, सोर्स ऑफ इरिगेशन। भाई बताओ, पानी सिंचाई का क्या क्या साधन है, यही बताइए। कुआँ, हाँ, ट्यूबवेल, हाँ, बिल्कुल। सोर्स व वाटर इरिगेशन, वेल, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, डैम, कैनाल। मतलब ट्यूबवेल भी चाहिए, कुआँ, नदियाँ, झील ये सारे आपका बड़े बड़े बांध, ये सब आपका नहरें। हाँ, फिर हो गया। ठीक है, आगे देखिए। ये जो दिख रहा है ना बेटा, ये सारे प्राचीन काल का है। ये प्राचीन काल में हम लोग इसको यूज़ करते थे, आज से नहीं, आज से 12,000 वर्ष पहले इसको यूज़ करते थे लोग।
12,000 वर्ष पहले कुएं से पानी निकालना लाटाकुड़ी से, ये प्राचीन काल का है। मोट, चैन पंप, राहत और डेगली, आज का नहीं, 12,000 वर्ष पहले ये सब होता था। लोग पहले खेती करते थे, लेकिन आज हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम ये अभी का है, वर्तमान का है, ये भी वर्तमान का है, पर ये वर्तमान का नहीं है, ये आपका प्राचीन काल का है। ए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, प्राचीन काल का चीज़ क्या क्या? द वाटर ऑफ इन द वे, पहले ज़माने में कुआं से पानी पीते थे। हमको भी याद है कि पहले ज़माने में कुआं से पानी पिया करते थे हम लोग, कुआं से। नदियों को पानी पीते थे पहले। आप बताना नदी पानी क्यों नहीं पीते भाई? क्यों नहीं पीते? क्यों नहीं पीते? हाँ, दूषित हो गया, कंपनियां खुल गई, नदियां सारे उसी में जा रही है, गंदे में नाले में जा रही है, इसलिए। और आपने देखा यमुना का कोई पानी दूषित हो गया, राइट? दूसरा बताओ, यमुना तो हो गया, और बताओ गंगा, बिल्कुल गंगा भी दूषित हो गया। और बताइए, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। नहीं, सरस्वती तो खत्म ही हो गया, सरस्वती लुप्त हो गया। कहाँ सरस्वती? कहाँ नहीं है, बस एक थोड़ा सा प्रयागराज में मिलेगा आपको, एक प्रयागराज में, एक बद्रीनाथ में, और कहीं नहीं है। मेथड इन डिफरेंट कैटल इन होमेस लेबर एंड द मेथड यूज द मेथड्स चीपर एंड लेस देन दिस वेरियस। देखिए, पहली बात कि जितने भी जो पानी का जो था ये सस्ता हो गया, पानी का जो सिस्टम थी, ये जो समझाने का जो तरीका था, पहले क्या थे, उठाया पानी डाल दिया। अब आज भी तुम देख रहे हो पानी के लोग वेस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? आपने दिमाग में लगाया कि आज जो है पहले पानी निकलता था 10 फीट पर, आज निकल रहा है 200, 300, 400 फीट पर पानी निकल रहा है। अब क्यों? पानी का एयर भाग गया। आने वाले 2025 में पानी बहुत दिक्कत होगा, पानी मिलेगा ही नहीं संसार में। जिस तरह से डीजल मिलता है ना, पेट्रोल लीटर, वैसा ही पानी मिलेगा, मिल भी रहा है। अमेरिका इंग्लैंड में मिलता है, अमेरिका में इंग्लैंड में पानी मिलता है, बिकता है 100 रुपये, 200 लीटर मिलता है। ये चारों जो है आपका प्राचीन काल का है, मोट, चैन पंप, डेगली, राहत, आज का नहीं, प्राचीन काल का है। पंप आर कॉमनली यूज टू लिफ्टेड वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी यूज टू रन पंप। आज तो इसका इस्तेमाल भाई किस वक्त कर रहे हैं? बिजली से चला रहे हैं। जैसे जनरेटर चलाते हैं ना, आप मशीन लग गया, बिल्कुल। अब अभी घरों के अंदर में बिजली वाला नहीं चल रही, पानी जिससे निर्माण हो रहा है उससे चल रहा है अभी। आगे देखिए, मेथड ऑफ मॉडर्न, अभी वर्तमान का। अभी देखो खेतों में लगता है ना बोरिंग, जिसको हम बोरिंग बोलते हैं, बोरिंग। अभी खेतों में लग रहा है बोरिंग, समसेबल बोलते हैं, हाँ समसेबल, हाँ समसेबल बोलते हैं, सॉरी। अभी देखिए, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड यूज आर द फॉलोइंग। पहला है स्प्रिंकल सिस्टम। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द uneven land where sufficient water is not available. The perpendicular pipe have the nozzle. इसमें जो पाइप होती है बेटा, एक ऐसा चीज़ होता है कि यानी जहाँ से पानी गिर रहा है वहाँ से पाइप सीधा होना चाहिए। कहाँ तक? सीधा होना चाहिए। और वहाँ पे वो पाइप खेत तक होती है। जैसे कि तुम देखा होगा, इसका इस्तेमाल हम लोग तौर तरीके में खेतों में करते हैं, और इसका इस्तेमाल करते हैं ड्रिप सिस्टम पार्कों में। उस पार्क नहीं होता है ऐसे पानी मारता चारों तरफ, जो अच्छे ऐसे होता है, इतने ऐसे करता है चारों तरफ, चारों जैसा में राउंड, तो ये वाला ड्रिप सिस्टम होता है। कहीं सेट कर देगा, और ऐसे ऐसे से होता है झरना की तरफ चारों तरफ। हाँ, वो पार्कों में होती है जहाँ फ्लावर हो, बगिया हो। हाँ, joined to the main pipeline at regular interval when water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump. It escapes from
the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. A sprinkler is very useful for lawn, coffee plantation and several other crops. ये आपके पाए गए. अगला ड्रिप सिस्टम. इन दिस सिस्टम वाटर फॉल ड्रॉप इनडायरेक्टली नियर द रूट. इसमें कहाँ करते हैं? जहाँ पे उसकी जड़ें नज़दीक होती है वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सो इट इज़ द कॉल्ड ड्रिप सिस्टम. इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स, प्लांट्स, गार्डन एंड ट्री. वाटर इज नॉट वेस्टेड ऑल. मतलब इसका द्वारा पानी वेस्ट नहीं होगा. और डायरेक्ट ये बताओ, बिल्कुल गंदे पानी को भी पेड़ में डाल सकते हो आप, क्योंकि पानी को वेस्ट नहीं होता, वो पानी सूखता है. पानी जो वेस्ट होता है उसे फेंकना नहीं चाहिए, उसे कहाँ डालना चाहिए? पेड़ में. इट इज़ ए बोन इन ए रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर. अगर जिसके अंदर योग्यता होता है वो पानी को वेस्ट नहीं करता है. तो ठीक है. तो अब मैं हिंदी का किताब से पढ़ाता हूँ. सिंचाई. जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है. जीव क्या होता है? जानवर, इंसान, पशु पक्षी और पौधा, वो भी जीव ही है. पानी अगर कोई पी भी रहा है तो भी जीव है. जीव मतलब जीव कोई बहुत सारे जीव होते हैं जो बोलते हैं, कोई जीव इशारा से बात करते हैं, कोई जीव समझते भी हैं, कोई जीव समझते भी नहीं. जैसे इंसान जानवर है, वो क्या है? इशारा से चलता है ना, बोलता तो है लेकिन इंसान समझ नहीं पाता है. वो क्या करता है? वो अपनी ही कहता है. राइट. अच्छा, अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग समझते हैं क्या गलत क्या सही है. तो सभी जीवों में श्रेष्ठ कौन है? इंसान है. गलत और सही की पहचान भी जानता है वो. लेकिन पौधा जानता है? पौधा कोई पता नहीं है. पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन में जल का विशेष महत्व. बिल्कुल, पौधे पानी के बिना तो कुछ नहीं होगा. पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है. पौधों में लगभग 90% जल होता है. बाप रे बाप. तभी तो लोग कहते हैं कि ज़्यादा फल का इस्तेमाल करो, सब्जी खाओ. अब समझ में आ गया ना? यानी फल और सब्जी के अंदर में 90% जल ऐसे होता है ऑटोमेटिक. तभी तो लोग बोलते हैं कि बाहर चीज़ ज़्यादा मत खाया करो, जैसे समोसा, बर्गर. क्यों? उसमें पानी नहीं होते, उसमें पानी होता ही नहीं है, उसमें तेल होता है. और तेल से बीमारी होती है ज़्यादा तेल खाने से. कुरकुरा नहीं खानी चाहिए ज़्यादा. शुगर नहीं होगा, शुगर तो मीठा चीज़ खाने से होता है. शुगर तो चीनी, हाँ ज़्यादा चीनी खाने से शुगर की बीमारी होती है. बिल्कुल, चाय भी नहीं ज़्यादा पीना चाहिए. बिल्कुल सही बोल रहा है. चाय अगर पीना है तो नींबू का पिया करो, सिर्फ ओनली फॉर नींबू और नमक का बना के. चीनी मत डालो उसके अंदर. हाँ, चीनी ज़्यादा पियोगे तुम्हारे नुकसान करेगी. पौधों में आगे जल आवश्यक, क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता. भाई पानी की जरूरत है. बीज उगेगा तो पहले जड़ उगेगा, फिर पौधे बनेगा. जल में घुले हुए पोषक स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है. यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है. स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है. निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है. बिल्कुल भाई, सिंचाई कब कहलाता है? जब जल तुम दोगे. भाई जल तुम दोगे नहीं किसी को तो सिंचाई कहलाएगा नहीं. तो सिंचाई का समय एवं बारहमासा फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है. अब बताओ फसल क्या होता है? हाँ, फसल क्या होता है? सुनिए, इसमें कहने के तक अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ. जैसे जल है, जल देते हैं तभी तो पौधा बढ़ता है. आज जब पौधा बढ़ेगा तो पहले फूल होगा, फिर बीज होगा, फिर पकेगा. ये जो होता है ना, उसके बाद फिर क्या होता है? फिर वो गिरता है, और गिरने के बाद फिर दूसरा पेड़ अपने आप से जन्म लेता है. जैसे आम का पेड़, आम के जब खाते हैं गुठली फेंकते हैं ना, बिल्कुल. लेकिन केला का बीज नहीं होता. केला बीज होता है क्या? केला में और अंगूर बीज होता ही नहीं है.
केला और अंगूर में बीज होता ही नहीं है, समझ गया? और नारियल में भी नहीं होता। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत ज़्यादा है, और ऐसा क्यों होता है? हाँ, देखो, गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। आपने देखा होगा, जो गर्मी है, गर्मी में जो पानी हम देते हैं वो तो बिल्कुल अपेक्षित कमी होती है। और उसके बाद ऐसा क्यों है? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? ये बताओ, गर्मी में अगर तो पानी नहीं देगा तो क्या पेड़ रहेगा? क्या होगा? उनकी पत्तियाँ हरा पीला हो जाएगा। पीला क्यों होगा? क्योंकि वो क्लोरोफिल लेगा ही नहीं। हरी पत्ती क्या होती है? जब वो सूर्य का प्रकाश लेता है, जब वो क्लोरोफिल होता है तब जाकर वो हरी पत्तियाँ होती हैं। सिंचाई का स्रोत कहाँ पानी मिलती है? कुएं में, जलकूप में, तालाब में, झील में, नदियाँ में, बांध में, नहर में, यहाँ सिंचाई होती है पानी का। क्लियर हो गया? आगे देखिए, अभी देखिए, अब ये आपके सिंचाई के पारंपरिक तरीके, प्राचीन काल का तरीका। कुआं, झील, नहर उपलब्ध जल का निकाल कर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न तरीका है। पहला, मवेशी तथा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सस्ते परंतु यह कम दक्ष है। विभिन्न पारंपरिक तरीके पर भिन्न है। जैसे मोट को हिंदी में बोलते हैं घिरनी, चेन पंप, ढेकली, रहत, उतोलक। ठीक है ना बेटा? अब देखिए, ये हमारे पहले ज़माने में कितना अच्छा लगता था ना, पेड़ से पानी, मतलब कि कुएं से पानी निकाल के नहाना, कितना सुंदर पानी होता था पहले ज़माने में, है ना? इसके बाद देखो, खेतों में डाल रहे हैं, क्यारी बनाते थे। क्यारी जानते हो क्यारी क्या होता है? पतली पतली सी मिट्टी काट के ना क्यारी बनाते हैं। हाँ, चेन पंप, ढेकली, और ये आपका हो गया रहत। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। आगे देखो, सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। अब क्या लिखा है? छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। उधर पाइपों के ऊपरी नहरों सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। नोजल समझते हो? उसके अंदर जो पानी निकलता है ना, पतली वाली नोजल, जैसे पानी मतलब बाहर निकलता है, उसको नोजल कहा जाता है। यह पंप निश्चित दूरी पर पाइप से जुड़े होते हैं। अब देखो क्या हुआ भाई, अब कुएं में पहले क्या था, कुएं से पानी निकालते थे लोग, बाल्टी से निकालते थे, लेकिन अब क्या हो गया, उसके अंदर में पाइप लगा दिया और मशीन लगा दिया, ताकि उसके द्वारा पानी, देखो कितना जुग बदल गया। टाइम की बात नहीं है, अब तो और नुकसान है। पानी जहाँ पहले वेस्ट होता था 2 लीटर, अब तो ज़्यादा वेस्ट होगा, नहीं होगा? नहीं होगा। अब क्या करेगा? मोटर चला देगा, कहे चलना अभी चल, पानी चलने दे। फिर आदमी पहले मेहनत करते थे खेतों में, कुल्हाड़ी से, खुरपी से, हल से, बैलों के द्वारा करते थे। पहले आदमी का शरीर मजबूत होता था, आज कौन सा मजबूत है बताओ? आदमी बीमार से राहत है। क्यों? क्योंकि लोग, आदमी का शरीर आसक्त हो चुका है, एकदम सुस्त हो गया है कोई काम करने। क्यों? जब से टेक्नोलॉजी आया है, जब से नुकसान है पूरे संसार का, भारत का नहीं, पूरे संसार का नुकसान है। अब शरीर के अंदर जान है ही नहीं, है जान? आदमी देखो, पहले ज़माने में 100 साल 200 साल जिंदा रहते थे, आज आदमी 50 साल में मर रहे हैं, नहीं मर रहे हैं, डिप्रेशन में जी रहे हैं लोग। पाइप के द्वारा नीचे दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते थे। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधे पर इस प्रकार से होता है जो वर्षा हो रही है। देख रहे हो पौधे पर कैसे वर्षा होती है, कितना बढ़िया चीज़ है। छिड़काव लॉन, कॉफ़ी, खेती कई होते हैं, इसका उपयोग करते हैं कॉफ़ी में। कॉफ़ी वगैरह कहाँ होता है? चाय, कॉफ़ी ज़्यादा आसाम में, बंगलौर में कॉफ़ी बनते हैं, वहाँ खेती होती है कॉफ़ी का। बिहार में नहीं, बंगाल में भी चाय का उत्पादन होती है, चाय उत्पादन होती है, आसाम में होती है और बंगलौर में होती है, कर्नाटक में। और ड्रिप सिस्टम, इस विधि में जल बूंद बूंद कर धीरे धीरे पौधों की जड़ों में गिरती है, धीरे धीरे गिरती है, अतः इसे ड्रिप सिस्टम तंत्र कहा जाता है। फलदार पौधे
बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। एक क्या है? वरदान है। आगे देखिए, अब आया प्रोटेक्शन फ्रॉम सीड्स। बूजो एंड पहेली वेंट टू द nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plant। मतलब बोल रहे हैं कि अगर तुम गेहूं का पेड़ पौधे लगा रहे हो तो वहाँ पे आसपास पानी जरूरी है। आगे, in a field many other undesirable plant may grow naturally along with the crop। These undesirable plant are called weeds। अगर बीज सही से इस्तेमाल करोगे तो उसमें क्या होगा? पौधे निर्माण होगा। The removal of these weeds is called weeding। Weeding is the necessary since weeds compete with the crop plant for water, nutrient, space, light। पौधों के लिए पानी चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, मेन तो ये है ना, बाकी तो तभी तो फल बनेगा। Some weeds interfere even in harvesting and may be poisons for animals and human beings। Farmer adopt many ways to remove weeds and control their growth। Tilling before sowing of crop helps in uprooting and killing of weeds which may then dry up and get mixed with the soil। मतलब बोल रहा है कि अगर उसमें मानो कि कीड़ा हो गया तो कीड़े पर छिड़काव डालते हैं ना, बहुत सारे आजकल दवाई आ गई है मार्केट में, है ना। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूडेड फिजिकल रिमूवल ऑफ weeds by uprooting of cutting them close to the ground from time to time। This is the done with the help of खुरपी। खुरपी क्या करता है? हाँ, खुरपी को घास वगैरह उसमें से निकालते हैं। ये सीड द ड्रिल इज द यूज ऑफ अप्रूट weeds। Weeds are also controlled by using certain chemical called weedicides like 2,4-D। These are the steered in the field to kill the weeds। They do not damage the crop। The weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the field with the sprayer। बाय स्प्रे क्या करते हैं? उसमें हम छिड़काव करते हैं अपने दवाई को छिड़काव की, ताकि उस पर से कीड़े वगैरह जो हैं हट जाए। आगे देखिए ये आपकी कीड़ा दवाई डाल रहा है उसके ऊपर ताकि वो मतलब वहाँ से कीड़े वगैरह हट जाए, मर जाए। ऑलरेडी मेंशन द मेडिसिन weedicides are steered during the vegetative growth of weeds before flowering and seeds formation। Spraying of weedicides may affect the health of farmer, so they should use these chemicals very carefully। They save over the nose mouth। जब केमिकल डालोगे ना मुंह को बंद करके, अगर यहाँ पड़ गए ना नाक में और कान में और मुंह में तो मर जाओगे। वो पॉइजन होता है, बिल्कुल होगा। और विथ द पीसेस द क्लॉथ ड्यूरिंग द स्टीयरिंग द केमिकल, वो केमिकल होता है, वो एक प्रकार का रसायन होता है। ठीक है, अब हिंदी में देखिए। खरपतवार। बूझो और पहली निकट गेहूं के खेतों में गए और उन्होंने देखा कि फसल एक साथ कुछ अन्न भी उग रहे हैं। गेहूं की फसल में ना सरसों का अपने आप सूख जाता है, देखा होगा आपने, देखा है ना, अपने आप सूख जाता है। अब कुछ को कटीले से निकल जाता है गेहूं के अंदर, देखा नहीं, उसको जब तक और उसमें से क्या करते हैं, जब बड़ा हो जाता है तो उसमें से उसको निकालते हैं, जाके निकालते हैं ना। क्यों निकालते हैं? हाँ, अगर फैल जाएगा तो गेहूँ नहीं होने देगा। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधे को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। अब उसमें से जो भाई ये बताओ, मानो आटा है,
जब तुम आटा को जब तक तुम बढ़िया से नहीं चालोगे तो कैसे तुम उसे असली आटा कहोगे? वो तो तुम उसमें से जो वो भी तो खा रहे हो ना, तो यानी उसमें से चीज़ हमें हटाना पड़ेगा। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह, प्रकाश को तथा फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। बिल्कुल, गेहूँ का अगर पेड़ है तो वो प्रभाव डालेगा कि भाई मतलब वो बढ़ने नहीं देगा उसको। कुछ खरपतवार कटाई में बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन एवं बीज बनाने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी और हेरों की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवरनाशी कहते हैं। अगर उसमें से मानो कीड़े आपने अपने पौधों को हटा दिया, जो गेहूं को छोड़कर और जो पौधा उग गया था उसको आपने हटवा दिया, तो उसे कहेंगे खरपतवारनाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे या तो तुम उसको हटा दो या तो दवाई डाल दो, मर जाएगा, परंतु फसल को हानि नहीं होती। खरपतवारनाशी को जल में आवश्यकता मिलकर फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव फुहारा करते हैं, ऐसे नहीं कि इकट्ठे डालते हैं। जैसा कि पहले बताया गया, खरपतवार की वृद्धि के समय पुष्पन बीज बनने के पहले ही निष्कास करते हैं। अगर मानो कि फसल में फूल लग गया उसके पहले करना चाहिए, अगर उसके बाद करेगा तो फसल में जहर हो जाएगा। नहीं समझा? अगर मानो फूल उग गया, अब तुम छिड़काव कर रहे हो तो क्या होगा? जहर हो जाएगा, जहर के कारण होते। ओके। खरपतवारनाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः इन रसायनों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े ढक लेनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब मैं इतना ही करता हूँ, बाकी मैं आपको कल मिलते हैं।